हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। देखिए लास्ट चैप्टर में अपन ने फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि फॉरेस्ट क्या होता है और उसको अलग अलग जो है बेसिस पे किस प्रकार कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि फॉरेस्ट जो है एक्चुअल में होता क्या है और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है या उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके प्रीपीजी में पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चनों के पैटर्न की अपन बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है फॉरेस्ट। यहाँ अपन बात करेंगे कि फॉरेस्ट जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए अपन थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि किस प्रकार जो है फॉरेस्ट है वो ओरिजिनेट हुआ। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप में बात करेंगे। तो जो फॉरेस्ट है वो यूरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ से ये ओरिजिनेट है, और वहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो मध्यकाल था तो उसमें क्या करते थे कि जो फार्मर जो होते थे वो जो विलेज की बाउंड्री होती थी तो उसके आसपास जो है प्लांटेशन करते थे, और उन प्लांटेशन का पर्पस क्या होता था कि उनको जो है खाना बनाने के लिए टिम्बर वगैरह उपलब्ध हो जाती थी। तो फॉरेस्ट यानी कि वो जो टर्म है वो यूज़ करते थे फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के फॉरिस से बना है, जिसका मतलब होता है कि जो विलेज होता है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वहाँ पे प्लांटेशन करना। तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, तो प्राचीन काल की अगर अपन बात करें तो जो फॉरेस्ट है उसको वुडलैंड, यानी कि देखिए यह कोई विलेज होता था, ठीक है, जैसे मान लो ये विलेज है, तो इसकी जो बाउंड्री है तो उसके बाउंड्री पे जो है प्लांटेशन किया जाता था। तो जहाँ पे प्लांटेशन किया जाता था, जैसे मान लो यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है, ठीक है, इस प्रकार जो है प्लांटेशन करते थे फार्मर। और इसका पर्पस क्या था कि उनको जो है जलाने के लिए जो है टिम्बर वगैरह उपलब्ध होती थी, और इसके जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गम है, रेजिन्स है, तो इनका यूटिलाइजेशन करने के लिए इनकी प्लांटेशन करते थे। तो ये देखो इस लैंड को, ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को है वो क्या बोलते थे, वुडलैंड बोलते थे। यानी कि ऐसा पार्ट लैंड का जिसमें वुड के लिए जो है अपन प्लांटेशन कर रहे हैं उसको क्या बोलते थे, वुडलैंड बोलते थे, या फिर दूसरा टर्म यूज लेते थे फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ फॉरेस्ट जो है वो लैटिन लैंग्वेज के फॉरिस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कि विलेज की आउटर जो बाउंड्री होती है उस पे प्लांटेशन करना। पर्पज मैंने बता दिया कि पर्पज किस लिए करते हैं कि उनको टिम्बर वगैरह आदि चाहिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए आप जानते हो कि प्राचीन काल में कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तो जंगलों को या जो फॉरेस्ट है उनसे पेड़ काट के, ठीक है, तो जो है ये इसका मीन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो फॉरेस्ट था वो किस प्रकार का था, आर्टिफिशियली प्लांटेड, यानी कि इनका जो ये जो बाउंड्री है इस पे जो प्लांट्स है वो नेचुरली नहीं है, उनको है अपन ने आर्टिफिशियली यानी कि मैन मेड बोल सकते हैं, तो इनको अपन ने डेवलप किया है। दूसरा जो टर्म यूज होता है वो होता है जंगल। देखिए जंगल है वो कोई लैटिन वगैरह वर्ड नहीं है, वो एक इंडियन वर्ड है, और इस जो जंगल है इस वर्ड का मतलब होता है कि जो प्लांटेशन किसी लैंड पे नेचुरली होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो ये पार्ट है और यहाँ पे जो प्लांटेशन है उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, और इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो नेचुरली हुआ है, और ये जो जगह है वो जो नेचुरली बनी हुई है, तो वाइल्ड लाइफ के लिए क्या है, शेल्टर का काम करती है। वाइल्ड लाइफ की अपन बात करें जिसमें आपके एनिमल्स वगैरह या जो बर्ड्स वगैरह है वो रह सकते हैं, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ। आगे के चैप्टर में अपन सेपरेटली देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ जो है वो किसको बोलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के लिए जो है नेचुरली एक शेल्टर है वो प्रोवाइड करवाने वाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं अपन जंगल। जंगल जो है एक इंडियन वर्ड है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिखा रखा है कि नेचुरली डेवलप, इसमें जो है फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें तो इसको क्या कर रहे थे अपन, आर्टिफिशियली डेवलप कर रहे थे, जबकि अपन बात करें जो आपका जंगल है तो उसमें क्या होता है, नेचुरली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दे रखी है इसकी डेफिनेशन, एरिया वेयर प्लांट आर प्रेजेंट नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर, यानी कि यहाँ पे अपन बात करें तो ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। जबकि अपन बात करें फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट का जो है फॉरेस्ट एरिया जो होता है उसमें ह्यूमन का इंटरफेयर होता है, यानी कि उसकी कटाई वगैरह या उसका प्रोटेक्शन जो आपके
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, जंगल। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि आपका जो जंगल और जो फॉरेस्ट है या वुडलैंड है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और वो किस आधार पे होता है, उनकी ग्रोविंग के आधार पे। अगर नेचुरली है तो उसको क्या बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, और आर्टिफिशियली अगर डेवलप है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है जंगल की कि एनी अनकल्टिवेटेड जो एरिया होता है, अनकल्टिवेटेड जो लैंड होती है, देखिए यहाँ पे देखो अनकल्टिवेटेड जो लैंड होती है वहां पे जो नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, जंगल। ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे अपन जो है कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं और वहां पे अपन कल्टीवेशन अगर कर देते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं फॉरेस्ट प्लांट का, तो उस जगह को जंगल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक है। दूसरा अपन बात करें यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो जो आउटसाइड है या जो अनक्रॉप्ड एरिया है वहां पे अपन प्लांटेशन करते हैं तो उस प्लांटेशन को क्या बोलते हैं अपन, फॉरेस्ट बोलते हैं। और उसका पर्पस क्या होता है कि अपने को जो है वहां से जो है प्रोडक्ट मिले, फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिले, वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से अपने के लिए क्या होते हैं, बेनिफिट्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाले जो अदर प्रोड्यूस हैं उनका यूटिलाइजेशन करने के लिए अपन एक साइट या एक लैंड का जो पार्ट होता है उस पर अपन फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट प्लांट है, वुडी प्लांट है, उनको अपन क्या करते हैं, ग्रोविंग करते हैं। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है और वहाँ के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने है उसको फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्लेयर कर रखा है, भले ही उसमें प्लांटेशन कितने भी हो। जैसे अपने कोई आसपास का जो एरिया होता है तो वहाँ लिखा होता है वन विभाग, तो वहाँ अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो किसी जो गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो एरिया है वो क्या है, आपका फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है उसको क्लासिफाई करने का जो बेसिस है वो अलग अलग है, उसकी एज के आधार पे, उसके प्रेजेंस के आधार पे, या उसका यूटिलाइजेशन है या मैनेजमेंट है, इकोसिस्टम या इकोलॉजी है, उस आधार पे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अनुसार या इस बेसिस पे हैं वो फॉरेस्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही आपको जो प्रकार है, जो टाइप है उनका पता होना चाहिए। तो एज के हिसाब से या फिर उसकी जो मैनेजमेंट होता है, उसकी मैनेजमेंट पॉलिसी होती है, उसके आधार पे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। और देखिए यहाँ फॉरेस्ट जो है वो लगातार फॉरेस्ट एरिया है, कल मैंने बताया था आपको कि टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 24.56% जो है वो फॉरेस्ट एरिया प्रेजेंट है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि CO2 और O2 का जो रेशियो है एनवायरमेंट में, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकमेंड किया है कि आपका जो फॉरेस्ट है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया से 33% जो एरिया है, 100 में से 33% जो एरिया है उस पर क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे कि फॉरेस्ट है वो किस प्रकार आपको आवश्यक है और किस प्रकार उसको है वो डेवलप कर सकते हैं। साथ ही फॉरेस्ट्री का जो स्कोप की अगर अपन बात करें तो फॉरेस्ट्री का स्कोप इस प्रकार है कि आप जो मास्टर करते हैं, MSc करते हैं, तो उसके लिए जो आपका CHF झालावाड़ है तो वहाँ पे अलग से जो है सीटें हैं वो रिजर्व है, जहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं एग्ज़ाम के थ्रू, जो है आपको MSc में एडमिशन मिलता है। उसके बाद में जो फर्दर स्टडी के लिए आप BHU या जो आपके FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है, तो वहाँ आप हायर एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी यहाँ पे बात करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का वो किस हिसाब से है। तो यहाँ अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन पहला है वो है एज के हिसाब से। देखिए एज का मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में, तो वो जो एज है उन प्लांट्स की किस प्रकार वेरी करती है, कौन सी प्लांट जो है उनकी सिमिलर एज है और कौन से की डिसिमिलर है। तो इस आधार पे अपन बात करें तो दो कैटेगरी जो है वो बनाई गई है, एक है इवन एज्ड और दूसरा है अनइवन एज्ड।
इवन एज्ड होता है उसको रेगुलर फॉरेस्ट बोलते हैं, और इवन एज्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अनइवन होता है उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है इवन एज्ड फॉरेस्ट है यानी रेगुलर फॉरेस्ट है, ऐसे प्लांट्स या ऐसा एरिया जहाँ पे सभी प्लांट्स है उनकी एज जो है, उनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है, कम होता है। जैसे यहाँ पे अपन बात करेंगे तो इस प्रकार के देखो ये प्लांट आपको देखने को मिल रहे। अब आपको थोड़ा सा आइडिया है कि प्लांट की जो हाइट होती है वो अगर एज सेम है तो वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, रेगुलर फॉरेस्ट, यानी कि इनकी जो एज है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है। इन जो प्लांट्स है दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है जिसमें सिमिलर प्लांट्स हैं उनकी एज का कोई खास डिफरेंस नहीं है, उसको बोलते हैं रेगुलर फॉरेस्ट। और यहाँ अनइवन है उसमें क्या होता है, इरेगुलर, यानी कि उसमें फॉरेस्ट के जो है प्लांट्स जो होते हैं वो वेरियस ग्रुप के ट्री प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनकी जो साइज है, हाइट है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एज के हिसाब से कितने क्लासिफिकेशन हुए, कितने कैटेगरी हुई, दो, एक रेगुलर है और एक दूसरा क्या है, इरेगुलर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं वो है रीजनरेशन के आधार पे, ठीक है। रीजनरेशन के आधार पे अगर अपन बात करें कि जो फॉरेस्ट है उनका जनरेशन है वो किस प्रकार हुआ है या उनको किस प्रकार डेवलप किया गया है, तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो यहाँ पे देखिए हाई फॉरेस्ट और दूसरा है कॉपाइस फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा फॉरेस्ट एरिया जिसको डेवलप किया गया है थ्रू सीड, यानी कि सीड द्वारा जो है उनको वहाँ ग्रो किया गया है, और जो ग्रो हुआ है तो वो किस प्रकार का फॉरेस्ट है, हाई फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई फॉरेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि सीड से तैयार किया गया है या राइजोम, सकर्स वगैरह। तो वेजिटेटिव पार्ट से तैयार करते हैं उसको बोलते हैं कॉपाइस, ठीक है। देखिए कॉपाइस क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट होता है इस प्रकार का, तो इसको जो है यहां से अपन कट कर देते हैं, ग्राउंड के पास से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ताकि इसमें काफी सारी जो है ग्रोथ हो सके। तो ये जो प्लांट्स निकले हैं इनको बोलते हैं कॉपाइस, जो अपन ने पढ़ा था, कॉपिसिंग पढ़ा था। तो इस प्रकार जो है इनको डेवलप करने के लिए अगर वेजिटेटिव पार्ट यूज लिया गया है तो उसको बोलते हैं कॉपाइस फॉरेस्ट, और अगर सीड अगर यूज लिया गया है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाई फॉरेस्ट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशन फॉरेस्ट आर टू टाइप, वन इज फॉरेस्ट हाई फॉरेस्ट एंड अनदर इज कॉपाइस फॉरेस्ट। उसके बाद में बात करें कंपोजिशन के आधार पे। कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो एरिया है वहां पे पर्टिकुलर किस प्रकार के प्लांट्स हैं वो अवेलेबल है। देखिए यहां पे अपन बात करें, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, देखिए ये यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया है, और इसका कंपोजिशन अपन देखें तो जैसे हो सकता है कि इस प्रकार के प्लांट है वो है। तो ये जो है, ये मैं अलग अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं यहां पे। तो ये प्लांट जो है वो तो क्या है, सेम फैमिली के हैं, ठीक है। और दूसरे जो प्लांट है ये आपको दिख रहे हैं, तो वो दूसरी फैमिली के हैं। तो इस प्रकार का जो अगर कंपोजिशन देखने को मिलता है कि जहां पे प्लांट की जो स्पीसीज है उनके प्रेजेंस के आधार पे अपन देखें कंपोजिशन फॉरेस्ट का, तो दो कंपोजिशन बनते हैं, जिसमें अपन फर्स्ट की बात करें तो वो होता है प्योर फॉरेस्ट। यानी प्योर फॉरेस्ट अपन ऐसे रीजन को बोलेंगे कि जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स, जैसे मान लो ये जो है अशोक और ये है टीक, ये प्लांट है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो संख्या दिख रही है वो किसकी दिख रही है, अशोक की दिख रही है, और टीक है उसकी कम दिख रही है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंस है, डोमिनेंस जो है वो अगर 80% से ज़्यादा होता है किसी भी स्पीसीज का, तो वो उसी के नाम से, उसी का नाम जो है फॉरेस्ट को दिया जाता है। यानी कि प्योर फॉरेस्ट जहाँ पे एक ही स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और उसकी संख्या या उसका जो परसेंट है वो मोर देन 80% होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्योर फॉरेस्ट। और मिक्स्ड फॉरेस्ट आप समझते हो जिसमें किसी प्रकार का डोमिनेंस ना हो, सभी प्रकार की जो है वो स्पीसीज मौजूद होती है। तो इस प्रकार जो है कंपोजिशन के आधार पे दो टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है कि उसका जो स्वामित्व है, उस पे जो अधिकार है वो किसका है। तो इस आधार पे अगर अपन बात करें तो जो फॉरेस्ट है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जिसमें अपन देखें गवर्नमेंट, प्राइवेट और कॉरपोरेशन या सोसाइटी फॉरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे पर बात करें इंडिया के केस में तो लगभग 96% जो फॉरेस्ट हैं, 96% जो फॉरेस्ट है वो कौन से हैं, आपके गवर्नमेंट फॉरेस्ट है। यानी कि उनका जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है और इसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सारे गवर्नमेंट्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं और उनको फॉलो करना होता है। यानी कि अपन कोई रूरल एरिया से या किसी और जो ओनरशिप है अगर इसको डिस्टर्ब करते हैं तो गवर्नमेंट है अपने को पनिश कर सकती है, क्योंकि इनका ओनरशिप कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। दूसरा बात करें प्राइवेट, तो प्राइवेट जो है उनका थोड़ा सा प्रचलन कम है। लेकिन अपन बात करें जो फॉरेन कंट्रीज है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई है इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस पोल्यूशन को कम करने के लिए वो क्या करते हैं कि इसका जो आसपास का जो एरिया है, इसका जो आसपास का एरिया है उसमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। क्या डेवलप करते हैं, फॉरेस्ट डेवलप करते हैं, ताकि यहाँ से जो पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको जो है कम किया जा सके। तो इस प्रकार का इस प्रकार का जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट होता है उस पर जो ऑनरशिप होती है वो किसकी होती है, प्राइवेट सेक्टर की, जो भी एजेंसी होती है, जो भी कंपनी होती है उसकी होती है। तीसरा अपन बात करें कॉरपोरेशन या सोसाइटी, तो ये क्या होता है कि जो सामाजिक तंत्र होता है अपना, तो इसमें सभी समाज के लोग हैं उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो रूरल एरिया जो होते हैं या जो भी इलाके होते हैं तो इसके आसपास जो है वो इस प्रकार के जो है फॉरेस्ट होते हैं जिसमें सभी जो है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन एक मैनर में, ठीक है। कि वैसे अगर अपन बात करें तो सभी का जो है इंटरफेयर किसका होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कॉरपोरेशन सेक्टर हो, तो सभी का जो ऑनरशिप होता है, मैन ऑनरशिप क्या होता है, गवर्नमेंट। तो अगर जैसे मान लो इससे आवश्यकता से ज़्यादा जो है इसमें कटाई वगैरह की जाती है तो वो गवर्नमेंट जो है वो फिर उसको इंटरफेयर कर सकती है। तो ऑनरशिप के आधार पे जो है 3 प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। तो इंडिया में अपन बात करें मोस्ट ऑफ द जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, गवर्नमेंट फॉरेस्ट। इसके बाद में बात करें फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है या जो पर्पज है उनको लगाने का, उनका लगाने का पर्पज या जो मैनेजमेंट है उसके आधार पे अपन देखें तो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोडक्शन फॉरेस्ट और सोशल फॉरेस्ट है, वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो एरिया होता है वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो सॉइल है उसका इरोजन कम करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट लगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड सॉइल। जिसमें अपन बात करें सॉइल और वाटर और एयर से जो क्या होता है इरोजन जो होता है उसको कम करने के लिए। तो इस प्रकार की अपन बात करें तो हिमालय रीजन है, हिमालय जो रीजन है तो उसके जो फॉरेस्ट है वो किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। यानी कहने का मतलब वो क्या करते हैं, जो सॉइल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में बात करें यहाँ पे प्रोडक्शन फॉरेस्ट, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो है फॉरेस्ट से जो है टिम्बर प्राप्त होती है, साथ ही सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें गम है, रेजिन्स है, तो इनका यूज़ यानी कि उनका क्या हो रहा है, अपन यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार जो प्रोडक्शन के बेसिस पे या प्रोडक्शन लेने के लिए जो है फॉरेस्ट लगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्शन फॉरेस्ट, जिसमें फ्यूल वुड जो है वो ऑब्टेन करने के लिए फॉरेस्ट लगाए जाते हैं। तो देहरादून जो रीजन है, देखिए यहाँ पे देहरादून में FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये बढ़िया एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हायर एजुकेशन जो है PhD वगैरह ये भी करवाया जाता है, कोर्स वर्क चलता है। तो ये फ्यूल के लिए या वुड के लिए जो है ऑब्टेन करने के लिए लगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फॉरेस्ट। थर्ड प्रकार है सोशल फॉरेस्ट, जिसमें मैंने बताया आपको कि जो सोशल वर्कर्स होते हैं या सोशल जो लोग होते हैं जो ग्रामीण इलाका होते हैं तो वहाँ पे जो है उसको फ्यूल के लिए, फोडर के लिए
जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो पर्पज के आधार पे अगर अपन देखें तो ये जो फॉरेस्ट है उसको इन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट जो है वो है ग्रोइंग स्टॉक के आधार पे। देखिए ग्रोइंग स्टॉक की अगर अपन बात करें तो जो मीटर क्यूब एरिया होता है, मीटर क्यूब एरिया जो होता है उसमें जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, ठीक है, वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसके आधार पे जो है फॉरेस्ट जो है उसको अलग अलग जो है वो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए अपन बात करें कि कोई भी पर्टिकुलर रीजन होता है, जैसे यहाँ अपन बात करें 1 मीटर क्यूब की अगर बात करें तो वहां पे एक फिक्स होता है कि नॉर्मली इतना प्रोडक्शन जो है या इतना वॉल्यूम है या बायोमास है आपको प्राप्त होगा। इससे अगर कम या ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। तो इस जो नॉर्मलिटी है, यहाँ की जो नॉर्मल जो प्रोडक्शन है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए कुछ जो है टर्म्स दिए गए हैं, जिसमें पहला जो है वो है नॉर्मल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक और नॉर्मल इंक्रीमेंट। तो ये जब नॉर्मल होते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल या आइडियल फॉरेस्ट। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया होता है, मीटर क्यूब जो एरिया होता है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है तो उसका एक नॉर्मल वो होता है, क्राइटेरिया होता है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे जो है ये तीनों फैक्टर है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब ये तीनों चीज़ें जो है वो इक्वल होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल या आइडियल फॉरेस्ट। और ये जब नहीं पाए जाते हैं, ये इसको बोलते हैं ट्रिनिटी नॉर्म्स। तो जब ट्रिनिटी नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं, ये 3 नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एबनॉर्मल फॉरेस्ट, उसको बोलते हैं। तो ये ग्रोविंग स्टॉक के आधार पे है। आगे जब अपन देखेंगे तो ये ग्रोविंग स्टॉक जो है आपके आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन लीगल बेसिस। देखिए लीगल बेसिस का मतलब होता है कि जो आपका फॉरेस्ट एक्ट है उसके आधार पे फॉरेस्ट है उसको किस प्रकार जो कैटेगराइज किया गया है। तो यहां अपन बात करेंगे तो देखिए लीगल बेसिस के आधार पे अपन देखें तो जो फॉरेस्ट एक्ट है आपका, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वो कब आया था, 1927 में। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो कब आया था, तो 1927 में वो आया था। और ये क्या था, जिस प्रकार आपके रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे कोई भी स्कीम आती है, ठीक है, तो उसके क्या होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं। अभी आप प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पे तो समझ ही रहे होंगे कि किस प्रकार की गाइडलाइन जो है प्रेजेंट सिचुएशन के लिए आ रही है। तो इस प्रकार जो है ये जो एक्ट आया था तो इसकी कुछ गाइडलाइंस थी, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एक्ट था, मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है वो ऐड की गई। तो इसको जो है सब कैटेगरी में या सब चैप्टर में है वो डिवाइड किया गया कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो है ये अधिकार है फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने का। तो इसके आधार पे अपन बात करें तो इसको कई चैप्टर में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो चैप्टर 4 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले तो फॉरेस्ट एक्ट है 1927 में आया और उसके आधार पे उसको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया। और ये जो फॉरेस्ट की कैटेगरी है तो कौन सा फॉरेस्ट कैटेगरी किस चैप्टर के अंतर्गत आता है वो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वो चैप्टर 4 के अंतर्गत आते हैं। रिजर्व जो फॉरेस्ट हैं वो किसके आते हैं, चैप्टर 2 के आते हैं। और जो विलेज फॉरेस्ट होते हैं वो चैप्टर 3 के अंदर, यानी नॉर्म्स जो है वो 3 के अंदर फॉलो करते हैं। अब देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें तो किसको बोलते हैं कि किसी भी लैंड के पार्ट को इरोजन या प्रोटेक्शन के आधार पे अपन प्रोटेक्शन कर देने के लिए जो पर्पस के आधार पे, यानी कि प्रोटेक्शन पर्पस के आधार पे अपन लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसका स्टडी अपन किसमें करते हैं, चैप्टर 4 में। रिजर्व फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें तो रिजर्व फॉरेस्ट जो आपके जो जब स्वाधीनता थी,
ठीक है, यानी कि अपना देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले का ये चला आ रहा है। तो उस टाइम क्या था कि जो स्वामित्व था, ओनरशिप जो थी, जैसे विलेज है, ये क्या है, विलेज है, ठीक है, तो यहाँ आसपास के जो फॉरेस्ट एरिया है उनका, उन पे अधिकार किसका होता था, विलेज के लोगों का। लेकिन यहाँ पे बात करें, ये जो है इनका जो है ऑफिस होता था अंग्रेज़ों का। तो ये जो एरिया है, जैसे मान लो ये इस प्रकार का एरिया हो गया, ये हो गया, तो इसमें क्या है कि वो अपना अपना एरिया जो है वो बांट के रखते थे कि ये मेरा एरिया है। तो इसमें जो फॉरेस्ट होता था तो वो इनके नाम से रिजर्व होता था। जैसे मान लो कि जैसे आप समझते हो, जैसे अभी अपने ओनरशिप होती है लैंड की, तो जिसके लैंड, जिस भूमि में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी ओनरशिप किसकी होती है, खुद की होती है। तो इसी प्रकार जो एरिया था प्राचीन काल में अपन बात करें, या जो प्राचीन काल नहीं बोल सकते अपन बोल सकते हैं जो मुगल काल था या जो अंग्रेज़ों का काल था, तो उस टाइम जो जिसके लैंड में जो फॉरेस्ट प्रेजेंट होते थे तो उनका अधिकार होता था। तो इस प्रकार जो है ये क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट की बात करें, विलेज का बताया कि विलेज के आसपास जहाँ पे जो रूरल एरिया है तो उसके जो लॉग है वो उनका अधिकार होता था, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये लीगल इसका क्लासिफिकेशन है। अच्छा, एक बार इसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ोगे सारा समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ये एक्ट वगैरह या जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अपन ने बात की फॉरेस्ट एक्ट की 1927 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी जो फॉरेस्ट है उसको कैटेगराइज किया गया है, आगे इसका क्लासिफिकेशन आएगा। तो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कब आई थी, 1952 में, जिसको फॉरेस्ट को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, जो अपन आगे देखेंगे। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में, वाइल्ड लाइफ मैंने बताया कि जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर प्रोवाइड करवाता है आपका जंगल। इसके बाद में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर यानी कि एनसीए ने 1976 में एक रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में ये बताया कि जो फॉरेस्ट प्रेजेंट है उनका कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जो है वो क्या हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। और डिफॉरेस्टेशन के फलस्वरूप क्या हो रहा था कि जो वाइल्ड लाइफ जो है उनको खतरा था। साथ ही बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ है उनकी संख्या है उसमें कमी आ रही थी, ठीक है। और इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी क्या हो रहा था, गड़बड़ा रहा था। तो इसने ये 1976 में रिपोर्ट सबमिट की और उसके आधार पे इंडियन गवर्नमेंट है उसने फॉरेस्ट जो है FSI, ठीक है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो पारित किया, जिसके तहत FSI मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कितना % फॉरेस्ट है इसका सर्वे करने के लिए एक एजेंसी है वो गठित की। साथ ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 में बनाया गया, ठीक है। तो इसके माध्यम से अपन बात करेंगे कि FSI जो है वो क्या करती है, इसका सर्वे करती है, ठीक है, और ये बताती है, जैसे अपन पढ़ते हैं डेटा पढ़ते हैं कि इतना % एरिया है जो इस पे फॉरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें हैं कौन बताता है, FSI। तो ये NCA जो था, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, तो इसने सबमिट की कि ये आपका जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है, वाइल्ड लाइफ को अगर प्रोटेक्ट करना है तो इसके आधार पे ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ इंडिया और FSI घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे अपन बात करें तो फॉरेस्ट है उसके फंक्शन के आधार पे यानी कि जो अभी मैंने बताया कि फॉरेस्ट पॉलिसी थी और आपका NCA है, तो इन्होंने भी फॉरेस्ट को अलग अलग क्लासीफाई किया है। तो यहाँ फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उसने 4 कैटेगरीज की दी। तो पहला जो है वो दिया प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, जो किसी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल फॉरेस्ट यानी जो एक राष्ट्र होता है तो उसका जो फॉरेस्ट एरिया होता है तो उसका जो ओनरशिप है वो किसकी होनी चाहिए, नेशनल की। विलेज के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, उसको है विलेज फॉरेस्ट के नाम से। और जो खाली ज़मीन होती है गांव के आसपास, जो खाली ज़मीन होती है उसमें कुछ थोड़े बहुत पेड़ होते हैं, ठीक है, तो उनको फॉरेस्ट तो बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ की डेंसिटी, जो कैनोपी डेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए।
जैसे 20 पेड़ लगे हुए हैं तो अपन उसको फॉरेस्ट थोड़ी बोलेंगे। तो इस प्रकार जो है उसको क्या बोलते हैं, ट्री लैंड। तो ये इसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन था। उसके बाद में नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर है, उसने प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन या और तो ये इसका क्लासिफिकेशन दिया जिसमें प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन और सोशल फॉरेस्ट। ठीक है, ये 3 इसने टर्म्स यूज किए। तो जिसमें अपन बात करें आपका प्रोडक्शन है, उसमें वैल्यूएबल फॉरेस्ट, मिक्स्ड फॉरेस्ट और इंक्रीजेबल फॉरेस्ट, ये 3 कैटेगरी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सोशल फॉरेस्ट्री जो है, सोशल फॉरेस्ट है, वो टर्म सबसे पहले यूज किसने किया था, वो यूज किया था एनसीए ने। ठीक है, एनसीए ने यूज किया और ये जो वर्ड है वो वेस्ट्रोबी नामक जो साइंटिस्ट था उसने दिया था। तो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब मैंने बताया आपको, या फॉरेस्ट का मतलब जो बताया कि जो गांव का इलाका होता है, रूरल एरिया होता है, जो सोशल यूटिलाइजेशन के लिए जो फॉरेस्ट डेवलप किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सोशल फॉरेस्ट। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम के हिसाब से अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण अपन बोल सकते हैं, तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन इकोलॉजी या इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए इसके लिए जो है, इसको देने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो थे या जो दिया गया वो दिया गया चैंपियन और सेथ जो है 1968 में इनके द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया गया। इससे पहले ये कंट्रोवर्सी थी कि फॉरेस्ट जो है उसको किस आधार पे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाए। तो इन्होंने जो है कुछ अलग ही जो है एक क्लासिफिकेशन दिया जिसमें 5 जो है मेजर ग्रुप बनाए और 16 जो है उसकी क्लास बनाई। ठीक है, 5 तो क्या है मेजर ग्रुप ये दिया हुआ है यहाँ पे, और 16 जो है उसकी टाइप्स या उसकी क्लास बनाई गई जिसके द्वारा सभी प्रकार के फॉरेस्ट है उसको इंक्लूड किया गया, जिसमें उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके आधार पे इन्होंने मेनली यानी कि यहाँ पे इकोलॉजिकल जो है क्लासिफिकेशन नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसने जो क्लासिफिकेशन दिया जिसमें मेजर 5 जो ग्रुप है उनमें जो है टाइप्स जो फॉरेस्ट के हैं उनको अलग अलग रखा गया। देखते हैं किस प्रकार का जो है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन दिया गया है और इसी में से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाला जो ग्रुप है या जो बोल सकते हैं मेजर क्लास अपन बोल सकते हैं, तो मेजर ग्रुप फर्स्ट जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन सा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं तो वहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको जो है फिर 7 ग्रुप है या 7 जो क्लास है उसमें क्लासिफाई किया गया। तो देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि मेजर ग्रुप फर्स्ट में सब क्लास कितनी है या जो कितने ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे अपन अपने को देखने को मिलेगा फर्स्ट ग्रुप है उसमें वेट एवरग्रीन। क्या है, वेट एवरग्रीन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है उसमें सेमी एवरग्रीन। थर्ड जो है उसमें मोस्ट डेसिडियस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, फोर्थ वाला। एग्जाम में पूछा गया है आपका, जिसमें लिटोरियल या स्वाम्प जिसको बोलते हैं तो वो किस ग्रुप में आता है, तो ग्रुप किस में आता है, फोर्थ में। और मेजर ग्रुप की बात करें तो किस में आता है, वो फर्स्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार पूछे जाते हैं कि आपका मेजर ग्रुप फर्स्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसको कितने जो है सब क्लास या सब ग्रुप में बांटा गया है। तो इसमें 7 जो है वो ग्रुप है और इसमें इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो ये देखिए लिटोरियल या स्वाम्प जो है वो है ग्रुप 4 में आता है। उसके बाद में बात करें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इससे जो है वो थॉर्न है। ठीक है, देखिए थॉर्न है, थॉर नहीं है, थॉर तो आप जानते हो सब। तो इस प्रकार का जो है ये आपको नाम जो है वो रटने हैं, वो किसी प्रकार आप जो है जो भी आपकी ट्रिक्स हो उनके माध्यम से। तो फर्स्ट जो मेजर ग्रुप है उसमें 7 क्लास है, जिसमें मैंने बताया। फोर्थ जो है वो लिटोरियल या स्वाम्प है, और जो 6 है वो है थॉर्न। ठीक है, तो ये कुछ अलग है और यहाँ से क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछे जाते हैं, ये तो पूछा गया है। तो बाकी जो है डेसिडियस है या एवरग्रीन है वो आप नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं।
देखिए सेकंड जो क्लास है, मेजर ग्रुप सेकंड है, वो है माउंटेन सब ट्रॉपिकल ग्रुप, ठीक है। तो इस ग्रुप में जो है जनरली 3 जो है वो क्लास है, 3 ग्रुप है, जिसमें ब्रॉडली हिल फॉरेस्ट या पाइन फॉरेस्ट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस ग्रुप में पाइन फॉरेस्ट। तो पाइन फॉरेस्ट सेकंड मेजर ग्रुप के सब ग्रुप 9 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है ड्राई एवरग्रीन, ये तो पहले भी आ चुका है कि इसमें एवरग्रीन है, ये सब ट्रॉपिकल है, वो किस में था, ट्रॉपिकल, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो जो ग्रुप थर्ड है जो कौन सा है, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। और इसमें अपन बात करें वही 3 जो है मेजर ग्रुप आ रहे हैं, जिसमें वेट टेम्परेट है, मॉइस्ट टेम्परेट है और ड्राई टेम्परेट है, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं मेजर ग्रुप 4 है। मेजर ग्रुप जो 4 है उसमें है केवल एक ही कैटेगरी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पहला जो है उसमें कितने हैं, 7 है, दूसरा जो है उसमें कितने हैं, 3 है, चौथा है उसमें है, तीसरे में भी 3 है और इसमें कितने हैं, 1। तो इसमें सब अल्पाइन फॉरेस्ट और मेजर ग्रुप 5 जो है अल्पाइन, देखिए अल्पाइन जो है उसमें कितने हैं, उसमें 2 है, उसमें कितने हैं, 2, जिसमें एक है मॉइस्ट अल्पाइन और दूसरा है ड्राई अल्पाइन। तो इस प्रकार जो आपके चैंपियन और सेठ थे, उन्होंने इकोलॉजी के आधार पे फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया, जिसमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट और आपका जो अल्पाइन है या सब अल्पाइन है, ये 5 मेजर ग्रुप दिए गए और इसके अंतर्गत अलग अलग जो है सब ग्रुप जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसी को अपन आगे जो है जब पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन इसका हुआ, इनके नाम आपको याद करने हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट जो है वो आपको बता दिए हैं। साथ ही नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इसमें कौन सा है अपना। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा फॉरेस्ट्री का इंट्रोडक्शन और इट्स टाइप। आज जो अपन ने पढ़ा है उस चैप्टर का जो नाम है या उस किसके बारे में पढ़ा है, फॉरेस्ट है, उसका इंट्रोडक्शन और उसका जो है टाइप्स यानी कि उसका क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा है। तो आगे जो है अपन ने फॉरेस्ट्री का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, देन उसके टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें अपन ने फॉरेस्ट्री की या फॉरेस्ट बोल सकते हो या फॉरेस्ट्री बोल सकते हो। तो कि फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री क्या है कि फॉरेस्ट को ग्रोविंग करने की जो पैकेज है, प्रैक्टिसेज है, थ्योरी है, वो क्या है, फॉरेस्ट्री। तो ये अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, इसमें अपन ने ये सब कुछ देखा और इसके आगे की वीडियो में अपन इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन वगैरह और इसका जो मैटर है वो डिस्कस करेंगे। तो आपसे आप जो वीडियो में जो कमेंट करते हो तो उससे थोड़ा बहुत हमारे को आइडिया हो जाता है कि आपको कैसा आपको लेक्चर लग रहा है। तो आपको जैसा भी आपको लेक्चर लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही स्टडी मटेरियल के लिए आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो हमारा लिंक एप्लीकेशन है उसके लिंक वगैरह जो अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।